अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो असेसमेंट कहाँ से चालू होती है? काउंसलर के फॉर्म से चालू होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी सोशो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को कैप्चर करते हैं। कहाँ से आया है, नेम, एज, मैरिड, अनमैरिड, क्वालिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आप कैप्चर करते हैं ना। फिर पेशेंट से रेपो बिल्डअप करते हैं और पेशेंट को बैठाते हैं, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर उसके बाद काउंसलर का पहला पेज हो गया, सेकंड पेज पे उसके मैरिड अनमैरिड ये सारी चीज़ें आ गई, काम क्या करता था वो आ गया। अब थर्ड पेज पे ड्रग की हिस्ट्री आ गई। तो हिस्ट्री कैसे लेनी है? सबसे पहले वो नशे के बारे में पूछना जो जीवन में पहली बार लिया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब पिछले 1 महीने से ये ले रहा हूँ। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, जो पहले नशा लिया जीवन में उससे बातचीत करेंगे। फिर हर एक पदार्थ के लिए हम पूछेंगे कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने सबसे पहले जीवन में सिगरेट पी, तब मैं 9वीं कक्षा में था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हर सब्सटेंस के लिए पूछना है। अच्छा, जब सिगरेट पी थी फिर आप कितनी बार पीते? पहले तो डॉक्टर साहब मैं कभी कभार हफ्ते में 1 आधी बार पीता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे लत लग गई। अब मैं फिर उसके बाद पिछले 10 साल से अब तो मैं डेली पी रहा हूँ। कितनी पी रहा हूँ, है ना, वो पूछेंगे। क्वांटिटी के बारे में, उस पर खर्चा कितना है रोज का? डॉक्टर साहब 200-300 रुपया तो मेरा सिगरेट पे ही खर्चा जाता है। उसको नशा लेने से क्या होता है? डॉक्टर साहब जब मैं ले लेता हूँ सिगरेट, मेरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मैं काम कर पाता हूँ, मैं सोच पाता हूँ। अच्छा, जब नहीं मिलता तो क्या होता है? तब मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनती, तब मेरे को दिक्कत आती है, मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाता, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे। कई बार क्या होगा, पेशेंट चिट्टा तो डेली ले रहा है और गांजा जो है कभी कभार हफ्ते में पीता है, या शराब हफ्ते में कभी 1 आध बार पीता है। तो हमें यूज अब्यूज, किस सब्सटेंस का भी यूज है, किस सब्सटेंस पे अभी डिपेंडेंट है और किसका अब्यूज है, वो तीनों हमने पूछना है। तो शराब का अब्यूज, हार्मफुल यूज कैसे होगा? शराब पी के कभी फिजिकल या साइकोलॉजिकल दिक्कत हुई तो, मतलब शराब पीने की वजह से, अगर शराब डेली नहीं पीता लेकिन सैटरडे संडे को पी लेता है और तब घर वालों से उसको डांट पड़ती है, 5 दिन तो बढ़िया रहता है ना। तो घर पे डांट पड़ी, एक साइकोलॉजिकल हार्म हो गया, है ना, घर वालों ने बोला, तो वो एक हार्मफुल यूज हो गया। लेकिन डेली नहीं पीता है ना, या महीने में 1-2 बार पी लेता है और पुलिस ने चालान काट दिया, है ना, तो लीगल कॉम्प्लिकेशन होगी, तो वो अब्यूज हो गया। लेकिन डिपेंडेंस, यूज, अब्यूज, ये हमने सारी चीज़ें कैप्चर करनी है। और आखिरी बार कब ली है? आखिरी बार पूछना क्यों इंपॉर्टेंट है? हम ब्यूप्रेनॉर्फिन देने से पहले पूछते हैं ना चिट्टा लास्ट क्यों, कब ली है ना। तो हमें एक तो ये पता चलता है कि विड्रॉल कब इसके आने चालू होंगे, या इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है, ताकि हम उसको मेडिसिन दे पाए। तो हर सब्सटेंस के लिए हमने डिपेंडेंस का भी पूछना है ना, हार्मफुल यूज है कि डिपेंडेंस है। तो वो कैसे पता चलेगी? हमारे 8 क्राइटेरिया है ना। तो टॉलरेंस हो गया जी, चिट्टा ले रहा हूँ मैं अभी, तो उसकी टॉलरेंस का कैसे पता चलेगा? पहले डॉक्टर साहब मैं आधा ग्राम या 1/4 ग्राम, एक पन्नी, एक पुड़िया लेता था छोटी। अब उतना ही नशा लाने में, मज़ा लाने में मेरे को, अब मेरी डोज बढ़ गई है, अब मेरे को 1 ग्राम से कम तो चलता नहीं है। तो इससे हमें टॉलरेंस का पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई पहले से ज़्यादा। विड्रॉल, जब डॉक्टर साहब नशा नहीं मिलता, मेरे को बहुत शारीरिक दिक्कत हो जाती है, पिन्नियों में दर्द रहता है, तोड़ लगती है, वासियाँ आती हैं, है ना, तो विड्रॉल असेस करेंगे। क्रेविंग पूछेंगे। डॉक्टर का जो परफॉर्म है ना, उसमें पहले पेज पे कौन सा वो नशा लेता वो लिखा हुआ है, उसके पास करंट डिपेंडेंस लिखा है, फिर पास्ट डिपेंडेंस, उनके बीच में एक कॉलम छोड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने ये क्राइटेरिया लिखने हैं कि अगर ओपियोइड डिपेंडेंट है, टॉलरेंस है, टॉलरेंस लिख दिया, विड्रॉल है, विड्रॉल लिख दिया, क्रेविंग है, क्रेविंग लिख दिया, है ना, प्री ऑक्यूपाइड है, मतलब नशा लेने में सारा समाज जाता है, वो लिख दिया। 3 या 3 से अधिक होंगे तभी हम पीछे लिखेंगे कि डायग्नोसिस उसका बन गया कि नहीं डिपेंडेंस का। तो टाइम स्पेंट कितना लगा नशे में वो बताएगा, ये सारा आधा दिन तो नशा लेने करने में चला जाता है ना। कोशिश की छोड़ने की, वही क्राइटेरिया डिपेंडेंस वाले हिस्ट्री में अब कैप्चर कर रहे हैं। तो आपने कम करने की कभी कोशिश की? हाँ जी, कोशिश तो की, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। नशे की वजह से आपको कोई शारीरिक के हार्म या दिक्कतें हुई? हाँ जी, लिवर में दिक्कत हो गई है, डॉक्टर ने बोला ओटीपीटी बढ़ गए हैं, पीलिया आ रहा है, या काला पीलिया हो गया, HIV हो गया है ना। तो ये भी डिपेंडेंस का क्राइटेरिया है। क्या आपकी
अदर प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ छूट गई। मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, अब नशे की वजह से मैं तो काम ही नहीं कर पाता, क्रिकेट तो खेलना दूर की बात है ना। जॉब भी छूट गई है, काम छूट गया, घर वाले नहीं इज्जत देते, समाज ने निकाल दिया। तो ये सारे डिपेंडेंस के क्राइटेरिया हर एक नशे के लिए हमने कैप्चर करने हैं। काउंसलर के परफॉर्मा में ये है कि नशे की वजह से आपके जीवन में कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई। फिजिकल क्या हुई, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स में, जो इंसान नशा लेता है उसके जीवन के खाली शरीर पे असर नहीं पड़ता और सारी दिक्कतों में भी वो पड़ता है। तो हम हिस्ट्री में ये भी कैप्चर करेंगे। हम कैप्चर क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक होलिस्टिक अप्रोच से, खाली दवाई देने का काम नहीं है, हमने काउंसलिंग भी करनी है, ये सारी चीज़ों को भी हमने सेट करना। काउंसलर नोट करेंगे फिजिकल ये दिक्कत हुई नशे की वजह से, और हर एक नशे के लिए करना है। गांजे की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, चिट्टे की वजह से, टीके की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो हर नशे के लिए फॉर ईच सब्सटेंस, फिजिकल साइकोलॉजिकल क्रेविंग होती है, नहीं लेता हूँ। फैमिली जो है मेरे को बुलाती नहीं ढंग से, लिटल मेरे आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं, नशा छोड़ दो। सोशल समाज ने मेरे को निकाल दिया है, काम नहीं मैं कर पाता नशे के बिना, पैसा मेरा सारा ड्रेन आउट हो गया है, पर्चा भी हो गया, एनडीपीएस नशा लेते हुए पकड़ा गया है ना। तो जो जो दिक्कतें, जितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी उतना ही लंबा समय इलाज चलेगा। फिर एंड में हम उससे पूछेंगे अभी पिछले 1 महीने से करंटली कैसे ले रहे हो ये नशा। तो वो बोलेगा कि हाँ अभी तो मैं गांजा पहले पीता था, अब तो हो सकता है पहले उसको गांजे की डिपेंडेंस हो, पास्ट, अभी करंट ना हो, तो वहाँ पे नो आ जाएगा। तो करंट डिपेंडेंस भी हमने निकालनी है, पिछले 1 महीने में कितनी एवरेज डोज ले रहा है ना। तो पहले बोलेगा पहले तो मैं पोस्ट अफीम डोडा खाता था, लेकिन अब पिछले 1-2 साल से चिट्टा ही ले रहा हूँ, है ना। तो अफीम डोडा पे पास्ट डिपेंडेंस होगी, करंट डिपेंडेंस जो है उसकी चिट्टे पे चल रही है। कितने दिन ले लेता हूँ, है ना, यूजुअल डेज, और लास्ट डोज कब ली है। तो लास्ट डोज हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमने मेडिसिन चालू करनी है, तो प्रेसिपिटेट ना हो जाए विड्रॉल। फिर काउंसलर के परफॉर्मा में ये भी है कि आपने पहले कब छोड़ा था नशा। एब्सटिनेंस का मतलब नशा कब बंद किया था, उससे कब अब्सटेन रहे थे, दूर रहे। तो कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, ड्यूरेशन ऑफ ईच अटेम्प्ट, कितने दिन छोड़ा। तो हम सिग्निफिकेंट उसको मानते हैं अगर 1 महीना छोड़ के रखा है। रीज़न क्यों आपने क्यों छोड़ा, तब ऐसा क्या हुआ था। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इन्हीं को यूज़ करते हैं कि आपने देखो पहले भी किया था, आप ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं कर सकते, है ना। तो पहले कैसे छोड़ा था हम वो देखते हैं। तो मैंने जी एम्स में वहाँ पे ओपीडी बेसिस पे ला लिया था, है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। फिर हम पूछते हैं अच्छा काउंसलिंग से छोड़ा था, दवाई से छोड़ा था, और वापस फिर क्यों लगे। फिर वो बताएगा कि दोस्त कुछ मिल गए थे, या कोई फाइनेंस की दिक्कत आ गई थी, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो दोबारा नशा लेना चालू किया। फिर अदर रेलेवेंट हिस्ट्री हम क्या पूछेंगे पेशेंट से, सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछते हैं ना। काउंसलर के परफॉर्मा में सेक्सुअल हिस्ट्री का भी पूरा एक कॉलम है। तो उसमें हम पूछते हैं मल्टीपल पार्टनर, कोई हाई रिस्क एक्टिविटी एफएसडब्ल्यू के साथ, या एनल सेक्स, या कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे पेशेंट हैं नशे के हालात में हाई रिस्क एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। तो हमें ये हिस्ट्री भी कैप्चर करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं वो कितना रिस्क पे है, एचआईवी आगे भी हो सकता है। फिर हम पूछेंगे उससे मानसिक कोई पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, या अभी तो नहीं है साइकेट्रिक। कई बार पेशेंट साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से ही आपके पास आएगा, डिप्रेशन का भी मरीज है, नशे का भी मरीज है। हमारे पास रिकॉर्ड होगा या हम पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं पेशेंट से कि घर में कोई नशे की बीमारी तो नहीं। हमने पढ़ा कि अगर घर में किसी को शराब की आदत है या नशे की आदत है तो बच्चों में होने के चांस ज़्यादा है। घर में किसी को मानसिक बीमारी तो नहीं है। फिर काउंसलर के परफॉर्मा में करंट लिविंग अरेंजमेंट, कहाँ रहता है वो, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, घर रह रहा है, होमलेस है ना। सोशल सपोर्ट क्या है, और अब क्यों आया हमारे पास ट्रीटमेंट लेने। कब बोलेगा रीज़न कुछ भी होगा, मैं अक गया हूँ, अब मेरा पैसा सारा निकल गया है, अब मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा होने वाला है ना, कोई भी रीज़न होगा, वो भी हमने कैप्चर करना है। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को आगे यूज़ करेंगे काउंसलिंग के दौरान उसको मोटिवेट करने के लिए। डॉक्टर क्लिनिकली क्या देखते हैं कि अब नशे में तो नहीं है, इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में तो नहीं है, नशा करके तो नहीं आया हुआ है। तो ओपियोइड का कैसे पता चलेगा कि ओपियोइड दिया हुआ है। आंखों की पुतलियाँ छोटी हो जाएंगी, है ना, और सही तरीके से खड़ नहीं पाएगा, हो सकता है तेज तेज बोले, ऊंचा बोले, है ना, स्लरिंग ऑफ स्पीच भी हो सकती है। फिर विड्रॉल को कैसे देखेंगे, ओपियोइड के ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स,
तो उससे पता चल जाएगा, पेशेंट आता है आवासियाँ आ रही है, हमें दिख जाएगा कि हाँ यार तोड़ में है ना, खड़ा नहीं जा रहा है, इसकी सही तरीके से रुक नहीं पा रहा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है ना, आवासियाँ आ रही हैं, पसीने छूट रहे हैं, ये सारी चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि विड्रॉल में है। फिर डॉक्टर क्या देखेगा, रूट ऑफ ड्रग यूज़, है ना, तो वो कैसे पता चलेगा, निशान होंगे, है ना, नीली पड़ी होंगी, काली होगी, एब्सेस हो सकता है ना, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अगर पन्नी पे लेता है उसके माचिस की वजह से ये सारी चीज़ें काली होंगी, है ना। रूट ऑफ ड्रग यूज़ हम देखेंगे। फिर एविडेंस ऑफ फिजिकल डैमेज ड्यू टू ड्रग यूज़, तो फिजिकली जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पैलर देखेंगे, अनीमिया तो नहीं हो गया, इससे पता लग जाएगा। जॉन्डिस का देखेंगे, लिम्फेडिनोपैथी देखेंगे, क्लबिंग देखेंगे, है ना, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन होगा, उसमें हम देखेंगे अगर जिगर की प्रॉब्लम है तो जिगर बड़ा होगा, साइज, एसाइटिस हो सकती है, जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है वो हम उसका देखेंगे। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, है ना, तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें पेशेंट की देखेंगे। फिर डॉक्टर के लास्ट पेज पे आता है डायग्नोसिस, है ना, तो जिसकी डिपेंडेंस है पहले हम वो लिखेंगे ऊपर, ये ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम है, इसको ओडीएस। और फिर उसके बाद है सेकंड कॉलम की यूज है, हार्मफुल यूज है, अदर क्या है, तो वो सेकंड वाले में आएगा। फिर थर्ड में आएगा कोई और मेडिकल या साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, तो तीनों का जो है डायग्नोज जो बनाएंगे, नशे की बीमारी का, कौन से नशे की बीमारी का, ओपियोइड का, अल्कोहल का है, कैनाबिस का है, वो बनाएंगे। फिर उसका बनाएंगे यूज है, मान लो ओपियोइड पे डिपेंडेंट हो, कैनाबिस का यूज हो सकता है, अल्कोहल का यूज हो सकता है या अब्यूज हो सकता है, तो वो सारा डॉक्टर जो है उसका डायग्नोज बनाएगा। कोई मानसिक बीमारी है वो वहाँ पे मेंशन होगी, कोई मेडिकल बीमारी एचआईवी होगी है टीका लगाने की वजह से, वो लिखेंगे, या पहले से हाइपरटेंसिव है वो हम लिखेंगे। फिर आ गया अल्कोहल का, तो अल्कोहल की हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं, हमने पढ़ा था पहले दिन, अल्कोहल बियर सबसे कम होता है, फिर उसके बाद वाइन में उससे ज़्यादा है ना, 8 से 12%, विस्की फिर कंट्री में लिखकर है उसमें 30 से 50% है ना। फिर उसके बाद विस्की स्पिरिट्स आ गई हमारी सारी, उसमें 42% के करीब रहता है, 40 से 42, ठीक है। तो कौन सी अल्कोहल लेता है हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमें पता होगी उसमें थाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी है ना, तो दवाई भी उस हिसाब से जाएगी। फिर प्रोग्रेशन कैसे हुआ, पहले 2 पैग पीता था, अब 1 बॉटल पीने लगा, पहले रात में पीता था, अब आई ओपनर हो गया, दिन उठते सार पीता है ना। तो हम पूछते हैं डे टाइम ड्रिंकिंग, इसीलिए पूछते हैं, तो इससे आइडिया हो जाता है कि दिन में जो पी रहा है तो बीमारी जो है ज़्यादा गंभीर रूप में है। डे टाइम ड्रिंकिंग, डेली ड्रिंकिंग, मॉर्निंग ड्रिंकिंग, है ना। यूजुअल टाइप ऑफ ड्रिंक कंज्यूम, बियर लेता है, वाइन लेता है, तो इससे कंसंट्रेशन का पता चलेगा। कितने ml, कितनी मात्रा में ले रहा है वो हमें देखना है, और कितने टाइम में पी जाता है ना। तो कई बार ऐसे लोग भी हैं ठेके के बाहर खड़े होके 2 मिनट में गटक जाएंगे सारी बोतल, कोई इंसान धीरे धीरे इससे पता चलता है नुकसान, है ना, क्योंकि खाली पेट पिएगा, एकदम से पिएगा, उठते सार पिएगा, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। साथ में डाइल्यूट करके पिएगा, खाना खाएगा, तो हार्म रिडक्शन हो रही है तो उससे नुकसान कम होगा। फिर अल्कोहल में हम और हिस्ट्री क्या पूछते हैं कि कभी शराब पी के ड्राइव किया, कभी एक्सीडेंट हुआ, गिरा शराब पी के, गालियाँ तो नहीं बकी, कभी आस पड़ोस में लड़ा तो नहीं है, अपनी वाइफ को तो नहीं पीटा। विड्रॉल में क्या पूछेंगे, अल्कोहल के विड्रॉल में क्या होगा, नींद नहीं आएगी, घबराहट रहेगी, बेचैन रहेगा, हाथ कांपेंगे, धड़कन महसूस होगी, है ना। और कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल में क्या होता है, उसको दौरा भी पड़ सकता है और वो डिलीरियम में भी जा सकता है ना। तो ये अल्कोहल के कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल होते हैं, ये सिंपल विड्रॉल। हम पूछेंगे अल्कोहल की वजह से फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, वो कैसे पता चलेगा, लिवर रिलेटेड जॉन्डिस आ जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, वॉमिटिंग आ सकती है, खून आ सकता है, ठीक है, ब्लैक स्टूल्स आ सकते हैं, पेट में दर्द रह सकता है, पेट बढ़ सकता है, साइटिस हो सकती है, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि जिगर में दिक्कत है। पैंक्रियाज इन्वॉल्व होगा, ग्रीजी स्टूल आएंगे, पैंक्रियाटिक पेन रहेगा, या पेरिफेरल न्यूराइटिस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी, है ना, नंबनेस रहेगी। तो इससे पता चलता है अल्कोहल ने फिजिकली कहाँ नुकसान किया है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अल्कोहल लेने से, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, घर में झगड़े रह सकते हैं, है ना, कभी शराब पी के काम पे पकड़ा गया, है ना, तो काम से निकाल दिए जाते हैं, है ना,
या फाइन पड़ गया उसको, तो ये अदर कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू ड्रग यूज। तो अल्कोहल की हिस्ट्री जब ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आ गई ओपियोइड की, है ना। तो हम ओपियोइड ओएसटी देते हैं, तो हमें ओपियोइड की हिस्ट्री, कब पहली बार ओपियोइड लिया, वो बोलेगा कि सबसे पहले तो मैंने ना, मेरे को चाचा जी ने अफीम खिलाई थी, तब मेरे को लगता है 12-13 साल का ही हूँगा, है ना। तो एज ऑफ इनिशिएशन, कौन सा पहले ओपियोइड लिया, सबसे पहले अफीम खाई, आजकल तो मैं चिट्टा ले रहा हूँ, है ना। रीज़न फॉर ओपियोइड यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, तब जी मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इसलिए मेरे को दे दी थी, जुकाम नहीं हट रहा था, है ना, तो घर वालों ने खिला दी। उसके बाद बड़ा मज़ा आया खा के। तो फिर मेरे एक दोस्त के पास थी, उसने मेरे को एक बार ही दे दी। फिर उसके बाद हम डेली लेने लग गए। फिर पैसे नहीं, मतलब फिर मेरे किसी ने चिट्टा दिखा दिया, वो सूंघा तो बहुत मज़ा आया। फिर वो तो बड़ा महंगा पड़ता था, कुछ टाइम चलता रहा, पैसे नहीं होते थे, तो फिर उसको ही टीका लगाना चालू किया, है ना। तो ऐसे वो हिस्ट्री बताएगा, डेली कब से ले रहा है ना। फिर पहला जब चालू किया तब से लेके डेली में आने को उसको कितना समय लगा। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ओपियोइड एक बार जो चालू करता है वो जल्दी ही 2-3 महीने में ही आदी हो जाता है उसका। ओपियोइड पे लोग जल्दी डिपेंडेंट होते हैं। एनी प्रोग्रेशन टू अदर ओपियोइड यूज़, कि खाली अफीम ही लेता रहा कि दूसरे पे भी आ गया। फिर वो कई बार बोलते हैं स्मैक लिया पहले, फिर मैंने हेरोइन पे आया, फिर टीका लगाना चालू किया। फिर हम पूछेंगे ओपियोइड के विड्रॉल में बारे, जब आपको अफीम या चिट्टा नहीं मिलता आपको क्या होता है, तो वो बताएगा जब मेरे को कम भी मिलता है तब मेरे को पानी आता है, ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स, तो वो हम पूछेंगे, देखेंगे। काउंसलर के प्रोफार्मा में है कि टीका कैसे ले रहा है, सुई सिरिंज सांझी की, पैराफर्निलिया जो दूसरा सामान, कॉटन हो गया, टॉर्निके हो गया, चम्मच हो गया, जो नशा लेने के दौरान सामान यूज़ होता है उसको हम पैराफर्निलिया बोलते हैं। तो कई बार क्या पेशेंट कहता है कि मैं तो डॉक्टर साहब नीडल सिरिंज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो कर क्या रहा होता है, वही चम्मच में से टीका भर रहा है। अब खून तो वहाँ से निकाला, वो चम्मच में वापस डाला, फिर भरा, तो वहाँ से इन्फेक्शन दोबारा हो सकती है ना। तो हमें वो भी काउंसल करना है कि खाली नई नीडल सिरिंज नहीं, अपने जो बाकी पैराफर्निलिया वो भी अलग अलग होने चाहिए। एक पेशेंट बोलता है ना कि मैंने अभी नशा नहीं छोड़ना, तो हमें उसको प्रॉपर इंजेक्शन साइट्स, प्रॉपर स्टेराइल मेथड वो भी समझाने होते हैं नीडल सिरिंज जब देते हैं। इंजेक्शन में क्या पूछेंगे कि कौन सी वेन में लगा रहा है। अगर वो ये यहाँ पे लगाएगा तो ज़्यादा सेफ है कि यहाँ पे सेफ है ना। तो अलग अलग साइट्स हैं, तो सबसे पहले सेफ है ये वाली, फिर ये वाली, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वो जब ये भी ब्लॉक हो जाती है फिर वो यहाँ पे सीधा यहाँ लगाने लगते हैं, तो ये अनसेफ साइट्स है। हाँ, तो सेफर इंजेक्टिंग रूट्स बताने हैं। तो फिर हम पूछेंगे हिस्ट्री में है क्या आपने नीडल सिरिंज किसी के साथ शेयर की, तो बताएंगे हाँ जी मैंने की, कितने बंदों के साथ की, क्या आपने पुरानी सिरिंज यूज़ की। पुरानी सिरिंज में बार बार लगाएंगे तो उसका बोर खराब हो जाता है ना, और उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उससे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि अदर इंजेक्टिंग इक्विपमेंट, जो मैंने बताया कि पैराफर्निलिया जिसको हम कहते हैं, कि आप चम्मच तो नहीं एक दूसरे से यूज़ कर रहे हैं। वो बोलेगा नीडल सिरिंज तो अलग से लेके जा रहा हूँ टीआई से, लेकिन उसी में ही टीका भर के उसी में डाल रहा हूँ, तो खून तो उसमें ही चला जाएगा, वहाँ से किसी और को फिर हो सकती है, तो वो भी उसको सिखाना है ना। फिर हम पूछते हैं काउंसलर HIV टेस्ट कब हुआ लास्ट, क्यों करवाया, क्यों लगा आपको करवाना था, पॉजिटिव हो ART ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ये सारी हिस्ट्री काउंसलर जो है अपने परफॉर्मा में जो कैप्चर करते हैं। काला पीलिया हुआ, उसका लास्ट टेस्ट कब हुआ, उसका इलाज लिया कि नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें काउंसलर जो है अपने इनटेक परफॉर्मा में कैप्चर करते हैं। फिर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ओपियोइड यूज़, तो वही कॉम्प्लिकेशंस है ये सारी जो पहले हमने फिर देखी थी। फिजिकल, ओपियोइड लेने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फिजिकल क्या क्या हो सकती है, वेट, क्योंकि खाते नहीं है, सारा दिन नशे में ध्यान रहता है, तो वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, इम्यूनिटी भी कम होती है, जल्दी इनको इन्फेक्शन हो जाती है, TB हो सकती है ना। फिर ये ज़्यादातर जैसे आज सर ने बताया होमलेस है, कोई ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे स्पेस कम है, तो वहाँ TB होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। और इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, क्या नशा तो नहीं दोबारा बेचने लगे हैं,
पुलिस ने तो नहीं पकड़ लिया है, काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना, ओपियोइड की वजह से काम छूट गया, काम पे नहीं जा पाते, तो ये सारी हिस्ट्री कैप्चर करेंगे। फैमिली ने निकाल दिया है, घर पे चोरी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें ओपियोइड यूज़ की कॉम्प्लिकेशन में कैप्चर करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि आपने पहले कोई इलाज लिया, कितना टाइम छोड़ के रखा और अब क्यों रिलैप्स हो गए हो, है ना। तो ये सारी हिस्ट्री जो है हम पेशेंट की कैप्चर करते हैं।